वावेल खान, WAVELL, ये वायसरॉय बन के आए थे भारत में लिलित गो के बाद। जहां तक मुझे याद आ रहा है लॉर्ड वावेल थे। 8 साल रहे लिलित गो, और सबसे लंबे समय तक सर्विंग थे वो। 8 साल रहे या 10 साल रहे शायद। उसके बाद वॉवेल आए, डिफेंस मिनिस्टर थे, कमांडर इन चीफ शायद ये, ब्रिटिश आर्मी में। और बाद में इन्हें वायसरॉय बना के भारत भेजा गया। वॉवेल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, वॉवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन, 1945, 1945। ठीक है। देखो ये क्या था, यूरोप में वॉर खत्म हो गई 45 तक आते आते, और जो नाजी फोर्सेस थी उन्हें हरा दिया गया। अब इंग्लैंड ये बिल्कुल तय कर चुका था। अच्छा, अब तक यूनाइटेड नेशंस की चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। लीग ऑफ नेशन था पहले, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया। तो 1944 1945 में ब्रेटन वुड में, अमेरिका में, IMF और वर्ल्ड बैंक के बनने की जो कॉन्सेप्ट है वो सब शुरू हो गई थी। यूनाइट करने की कॉन्सेप्ट शुरू हो गई थी। और एक चीज और इस समय यूरोप में देखने को मिली कि यूरोप को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना था, और रिकंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी अमेरिका के पास थी, क्योंकि अमेरिका ही एक ऐसा देश बचा था यूएस से जो बहुत ज्यादा फूटा नहीं था। क्योंकि अमेरिका तक रशियन, सॉरी, जर्मन जो सबमरीन्स हैं वो नहीं पहुंच पाई थी। एक जहाज जरूर था, बिस्मार्क, जो जा रहा था, लेकिन उसे भी डुबो दिया गया। हालांकि बड़ी मुश्किल से डूबा, लेकिन वो डुबो दिया गया। तो अमेरिका स्टैंड बच गया था। अब अमेरिका को ही रिकंस्ट्रक्ट करना था, यूरोप को। इंग्लैंड में कोई शक्ति नहीं बची थी अब कि वो इतनी दूर भारत जैसे एरिया को गवर्न कर पाता। रियलिटी वॉज दैट, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते थे। और छोड़ना भी चाहते थे तो इस तरीके से छोड़ना चाहते थे कि हमेशा भारत और पाकिस्तान में से कोई एक उनके हाथ में बना रहे हर हालत में, चाहे भारत चाहे पाकिस्तान। अब उन्हें यह तय करना था कि किसके बने रहने की संभावना ज्यादा है। अगर उनको यह लगता कि मुस्लिम्स के बने रहने की संभावना ज्यादा है, तो फिर वो पाकिस्तान का बंटवारा करते, भारत का बंटवारा कर देते, पाकिस्तान बनाते। और अगर उनको यह लगता कि यूनाइटेड इंडिया हम लोगों के इंटरेस्ट में है, तो वो कभी भारत का बंटवारा ना करते। ध्यान से समझने की बात है ये। कुछ लोग तो गधे हैं, हमेशा ही गधे रहेंगे, उससे लेवल पे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दैट इज द डेस्टिनी ऑफ देम। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने विभाजन किया, वो कहते हैं कि किसने। अरे नहीं, अंग्रेज खुद ही अपने हिसाब से, अब देखो मैं समझाऊंगा कैसे उन्होंने किया ये सब, क्या सोच के किया। एक एक चीज उन्होंने बड़ी तरीके से की। अब इसको लेके चर्चाएं शुरू थी यूरोप में। एक और परिस्थिति फंसी, जब वर्ल्ड वॉर समाप्ति की ओर थी, बल्कि समाप्ति की ओर क्या, जब चल ही रही थी, 43 और 40, 43, 42, 43 में ही शुरुआत कहां से हुई? तनातनी रूस के और ब्रिटेन के बीच में हो गई। क्या तनातनी हुई? जर्मनी ने सबसे पहले अटैक किया फ्रांस के ऊपर, और फिर ब्रिटेन को फोड़ना शुरू किया। रशिया उस समय तटस्थ रहा, रशिया ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि स्टालिन के बीच में और हिटलर के बीच में एक संधि हो गई थी गुप्त, कि जब मैं, जर्मनी ने ये, हिटलर को ये आश्वासन दिया स्टालिन ने कि जब वो पश्चिम में अटैक करेगा तो पूरब से की तरफ से उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए। और इवन ये था कि दोनों ने मिलकर फिनलैंड को के ऊपर कब्जा कर लिया था। रशिया ने और जर्मनी ने, दोनों ने मिलकर किया, उसी समय किया। दोनों साथी थे।
फिनलैंड कब्जे में आ गया इनके। अब ये स्थिति रही जब जर्मनी ने फ्रांस को जीत लिया और ब्रिटेन की बुरी हालत कर दी। अब जब हिटलर को ये लगा कि अब इंग्लैंड में इतनी ताकत नहीं रही, ब्रिटेन में, कि वो उठकर जर्मनी को वापस अटैक कर सके या जर्मनी के ऊपर हमला कर सके या फ्रांस को लिबरेट कराने का क्षमता उसमें नहीं बची, तो वो अपने सबसे बड़े शत्रु की तरफ मुड़ा, दैट वाज रशिया। जबकि दोनों के बीच में संधि हो गई थी, लेकिन रशिया सबसे बड़ा शत्रु था हिटलर का। सोशलिज्म या कम्युनिज्म को हिटलर वैसे ही देखते थे जैसे यहूदियों को खतरनाक आइडियोलॉजी समझते थे उसे। उन्होंने कहा रशिया को ही मिटाएंगे, और ऑपरेशन बारबरोसा की शुरुआत हो गई 43 में। अब जब पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ जर्मन फोर्सेस चली गई तो पश्चिम पे से दबाव कम हो गया, यानी ब्रिटेन और फ्रांस के ऊपर दबाव कुछ कम हुआ। ब्रिटेन ने अपने आप को इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने अटैक नहीं किया कोई जर्मनी की तरफ, जर्मनी के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, जबकि स्टालिन और ये सब लगातार चाहते थे कि जर्मनी के ऊपर अटैक कर दे ब्रिटेन, क्योंकि अगर जितनी जल्दी से पश्चिम से अटैक होता उतनी जल्दी से वो दबाव खत्म होता। अब रशिया और पश्चिम के बीच में एक तनातनी की शुरुआत हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के समय में ही। ये और बढ़ गई, और ये जब वॉर खत्म हुई, जब एटम बॉम्ब्स गिर गए जापान के ऊपर, तब ये और बढ़ गई। और ये इसलिए तब और बढ़ गई कि अब रशिया ने आरोप लगाया अमेरिका के ऊपर कि आप लोगों ने इतनी बड़ी जानकारी हम लोगों से छुपाई, जानबूझ के छुपाई। इसलिए 45 के समय तक आते आते कोल्ड वॉर की स्थिति जम जम गई थी ब्रिटेन में और यूरोप में। शीत युद्ध शुरू हो गया था। इवन बीज तो बन ही गए थे शीत युद्ध के। और एक तरफ रशिया या कम्युनिस्ट सोवियत रशिया, और एक तरफ अमेरिका या जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे वो। और इसी समय बर्लिन का, जर्मनी का भी बंटवारा हो गया, दो भागों में बंट गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। अब ब्रिटेन को यह भी था भारत में। अब भारत में जितने भी कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यहाँ एक बड़ी पार्टी थी। कम्युनिस्ट मूवमेंट रशिया से जुड़ा हुआ था यहाँ बहुत पहले से। तो ब्रिटेन को एक ये भी खतरा था कि अगर यूनाइटेड इंडिया छोड़ा गया तो ये रशिया के पाले में चला जाएगा, और ये फिर भारत, जो ब्रिटेन इंटरेस्ट थे, ब्रिटिश इंटरेस्ट थे एशिया में, वो हार्म होंगे। और ब्रिटिश इंटरेस्ट क्या थे? ब्रिटिश इंटरेस्ट थे एशिया में, तेल के, वेस्ट एशिया में ऑयल के इंटरेस्ट थे। इसलिए वो ये चाहते थे कि अगर ये लगे कि भारत इंटरेस्ट में होगा ब्रिटेन के, तो फिर तो भारत को वो यूनाइट रखते, इसका विभाजन एक से लाख ना करते, जो कि आगे देखने को मिलेगा। कैबिनेट मिशन में रिजेक्ट कर देंगे पार्टीशन को वो अभी। और अगर ये उनको जरा भी दिखाई दे कि ये रूसी खेमे में चला जाएगा भारत, तो फिर इसका विभाजन कर देंगे, पाकिस्तान को अपने खेमे में लाएंगे और भारत को छोड़ देंगे फिर। क्योंकि पश्चिमी हिस्सा जो है वो पश्चिमी एशिया को कवर करेगा। पाकिस्तान ने भारत को किस चीज से अलग कर दिया? हमारा जो कनेक्शन था ना वेस्ट एशिया से, वो टूट गया रोड के साथ। सी रूट से ही जुड़े हुए हैं हम, जो लैंड रूट था वो बंद हो गया। इसलिए अगर डिवाइड होगा तो पश्चिमी पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो इंग्लैंड के कब्जे में रहेगा, मतलब पाकिस्तान को हम अपना पिछलग्गू बना के रखेंगे। और वेस्ट एशिया के जो बड़े तेल के भंडार हैं वो डिसिसिव रोल प्ले करेंगे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, या फिर से यूरोप के कंस्ट्रक्शन में। दैट वाज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ डिवीजन, ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब ये कैसे कैसे बदला, जिस तरीके से बदला इसी तरीके से वो झुक जाते थे। कभी तो हाँ कहते थे विभाजन के लिए, कभी ना कह देते थे। और फिर बाद में जब उनको ये लग ही गया कि रशिया की तरफ चले ही जाएंगे ये लोग, तो फिर वो आंख बंद करके विभाजन करके जाने के लिए तैयार हुए। 4-5 महीने में यहां से गायब हो गए, 4 to 5 months में ही।
फरवरी में अटली ने डिक्लेरेशन की और अगस्त में फरार। कैओस था, यहां बुरी स्थिति थी, उन्हें कोई मतलब नहीं था। दैट वाज द बेसिक एस्पेक्ट। ठीक है, क्या मैं आपको समझा पाया डिवीजन का बेसिक रीजन क्या था? अभी हम लोग ये देखेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस और इनमें क्या क्या बातें होंगी दोनों के बीच में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो आपस में लड़ते ही रहेंगे, ये इनका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। लेकिन जो डिसीजन मेकर है ये वैसे ही है जैसे क्लास में दो बच्चे झगड़ते रहे और जो हेडमास्टर साहब है वही निर्णायक हो, वही जिसकी पक्ष ले लेगा उसका काम हो जाएगा। हेडमास्टर ने जो चाहा वो किया, यहां से कोई रिजल्ट नहीं निकला। बाहर मुस्लिम लीग, कोई कहे मुस्लिम लीग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, कोई कहे कांग्रेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, तो दोनों बातें आधी आधी सही हैं, आधी आधी गलत है। पूरी बात नहीं है ये सही। ठीक है, जब यूरोप में वॉर खत्म हो गई, अब मैं आगे चल रहा हूं, तो वॉयस रॉय चेंज हो गए, लॉर्ड लिलिथ चले गए, वॉवेल आ गए। वॉवेल पहले ही फील्ड मार्शल थे, तो आपको ये याद रखना है कि फील्ड मार्शल थे मतलब कि वो एक सैन्य अधिकारी थे, और उनको भेजा ही इसलिए गया कि वो सैन्य अधिकारी हैं, एक मजबूत निर्णय लेने में सक्षम होंगे। कांग्रेस लीडर्स जो थे उन्हें छोड़ दिया गया जेल से जून 1945 में, 1945 में, क्योंकि बातचीत करनी थी, है ना। अब बात इस बात पे होनी थी कि भारत को सत्ता कैसे ट्रांसफर होनी है, हम लोग भारत को सत्ता कैसे ट्रांसफर करें, और भारत में भी करें तो किसे करें, मुस्लिम लीग को करें, कांग्रेस को करें, और फिर सत्ता भी ट्रांसफर करनी है तो कितनी करनी है, क्या भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र करना है या फिर कुछ शक्तियां अभी भी अपने पास रखनी है। जैसे कि क्रिप्स मिशन ने कहा था पहले कि भाई डोमिनियन देंगे हम आपको, चार मामले अपने पास रखेंगे, बाकी सब में आपको कर देंगे। तो इन सबके ऊपर तय चर्चा होनी थी, और इसी के लिए शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं हम लोग। देखो, इस सम्मेलन में कुछ नहीं करना था, ऑब्जेक्टिव बेसिक ये था। अंग्रेज अभी भी यहां वॉबल के समय तक भी एक बात तय हो गई थी, 1945 तक भी, कि हम लोग भारत से नहीं जाएंगे। अंग्रेजों ने ये तय कर लिया था कि हम लोग यहां से नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा शक्ति अपने पास रखेंगे, कम से कम देंगे, चाहे वो पाकिस्तान को मिले चाहे वो भारत को मिले, ज्यादा से ज्यादा शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। अब ये कब हो, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को और लड़ाओ आपस में, दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा पावर अपने पास रखना, आखिरी में दोनों यही तैयार हो जाएंगे। दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला में कॉन्फ्रेंस बुला ली गई। अब इसमें सभी पार्टियों को बुलाया गया, जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों इक्वल इक्वल पार्टिसिपेशन में, इक्वल इक्वल प्रेजेंटेशन में बुलाए गए, यानी बराबर संख्या में हिंदू थे और बराबर संख्या में उसमें मुस्लिम थे। डिफरेंट पार्टीज के भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको भी बुलाया गया। मुस्लिम लीग ने ये कहा इसमें, अब देखो मैंने बताया ना, जब जब किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचना हो ना तो झगड़ा करवा दो, बड़ा आसान है। जब इक्वल हिंदू और मुसलमान इक्वल इक्वल लेवल पे आ रहे थे, उसमें डेलीगेट्स बन के, मतलब जो बातचीत करते जो लोग, इस बात पे ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग लड़ पड़े आपस में। जैसे कांग्रेस ने अपना जो नेता बना के भेजा, वो नेता बना के भेजा मौलाना अबुल कलाम आजाद को उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। मुस्लिम लीग इसी बात से चिढ़ गई, उन्होंने कहा मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन तो हम करते हैं, आप कैसे कर सकते हो, आप किसी हिंदू को नेता बना के भेजो। उन्होंने कहा ऐसा है ही नहीं, हम तो मुसलमानों का भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और हम मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे स्टालवर्ट नेता हैं। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो गई। ये बात कांग्रेस को अनएक्सेप्टेबल थी। शिमला कॉन्फ्रेंस में दोनों में खूब जूतम पैजार हुई, मुस्लिम लीग में और कांग्रेस के नेताओं में, स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल
और जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये एक तरफ थे। मोहम्मद अली जिन्ना और क्या नाम था उनका, लियाकत अली खान, और एक आई आई चुंदरीगर, ये एक तरफ थे। फाइनली कोई निर्णय नहीं निकला। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात थी जो वोवेल ने की। पंजाब में मुस्लिम लीग का दबदबा अभी तक नहीं था। हालांकि मतलब दबदबा माने कि मुस्लिम लीग अभी तक 1935 में तो 37 में तो चुनाव हार गई थी वहां से। हिज्र हयात खान की एक पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी नाम था उसका। वो यूनियनिस्ट पार्टी एकता की बात करती थी। हिज्र हयात खान वहां के बड़े लीडर थे पंजाब के। पंजाब में सरकार भी उन्हीं की थी, वही जीते भी थे 1937 में चुनावों में। हिज्र हयात खान अंग्रेजों के सपोर्टर भी थे। हिज्र हयात खान को इन्होंने बुलाया, अंग्रेजों ने। स्पेशली मुस्लिम लीग ने उनका भी विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि जितने भी कॉन्फ्रेंस में, शिमला कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंटेटिव्स हों मुस्लिम, दैट वुड ऑल फ्रॉम मुस्लिम लीग। इसलिए फाइनल ये हुआ कि शिमला कॉन्फ्रेंस में कोई निर्णय नहीं निकला। शिमला कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। लेकिन एक रिजल्ट जरूर निकला। रिजल्ट ये निकला, जब लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो फिर लीग ने वॉकआउट कर दिया शिमला कॉन्फ्रेंस से। जब लीग ने वॉकआउट कर दिया तो वॉवेल ने कॉन्फ्रेंस एडजर्न कर दी, एडजर्न इन साइन डाई, और ये कहा कि अब कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग हिस्सा नहीं ले रही। अब मुस्लिम लीग के पास एक ट्रम्प कार्ड हो गया। पहली बार ऐसा आया भारत की राजनीति में कि मुस्लिम लीग को इतनी प्रीफरेंस मिल गई कि अगर वो नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट करेगी तो नेगोशिएशंस होंगी, अदरवाइज तो नहीं होंगी। ये जानबूझ के किया वॉवेल ने। इसलिए शिमला कॉन्फ्रेंस में तो यूनाइटेड एफर्ट्स की हार हुई, पर मुस्लिम लीग और अंग्रेज जीत गए। मुस्लिम लीग को तो यह लाभ हुआ कि अब उनके बिना फ्यूचर की कोई भी नेगोशिएशन नहीं होने वाली थी, और अंग्रेजों को यह लाभ हुआ कि अब वो मुस्लिम लीग के कंधे पर बैठकर खेल सकते थे, या मुस्लिम लीग को अपने कंधे पर बिठाकर खेल सकते थे, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकते थे इंडिया में। और वो इंटरेस्ट क्या थे? वो इंटरेस्ट ये थे कि पश्चिम में तेल के कुएं, वेस्ट एशिया में और इंडियन ओशन में सबसे बड़े सैन्य अड्डे ब्रिटेन और अमेरिका के, और ईस्ट एशिया के जो नए नए देश थे जो आ, आजाद हो रहे थे, उनके साथ संबंध बना के और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना। अगर इन सबको पूरा करना था तो फिर उनको इंडिया उसमें एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता था, इंडिया एक उनके लिए इंपॉर्टेंट जगह हो सकती थी। तो अब वो यहां से जाते या यहां रुकते, इस इंटरेस्ट जरूर पूरा करते। तो मान लो अगर मुस्लिम लीग को हम लोग सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो फिर यह होगा कि पाकिस्तान बन जाएगा। तो भले ही भारत और कांग्रेस के लीडर्स कम्युनिस्ट रशिया के साथ चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान हम लोगों के साथ रहेगा, और पाकिस्तान का यही हिस्सा पश्चिम के साथ मिला हुआ है। ईरान की तरफ साथ मिला हुआ है एक तरफ, और एक तरफ अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक जाता है, एक तरफ ईरान के रास्ते वेस्ट एशिया तक चला जाता है, सिंध बलूचिस्तान के रास्ते वेस्ट एशिया तक चला जाता है। तो जितने भी कनेक्टेड पॉइंट है वेस्ट एशिया के, वो अंग्रेजों के हाथ में होते, और ये हुआ भी, यही हुआ 1980-90 के दशक तक यही हुआ। इसलिए पाकिस्तान पिन पॉइंट एक, क्यों पाकिस्तान में लगातार सरकारें फेल हुई? इसलिए नहीं कि वहां लोग कैपेबल नहीं, इसलिए कि वो सबसे ज्यादा खराब देश नीति का शिकार हुए।
दुनिया के सबसे खराब और सबसे डिसफंक्शनल फॉरेन पॉलिसी का शिकार हुआ पाकिस्तान आजादी के बाद से ही। और वहां के नेताओं में इतनी क्षमता नहीं थी कि इस बात को समझ के वो कर सकें चीजें। क्यों? क्योंकि गरीब थे। गरीब तो देश था ही ऑब्वियस, तो फाइनली फेल हुआ। और आज भी यही है, ये वाला इंटरेस्ट था। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को आगे वो देखना सपोर्ट करेंगे अब सपोर्ट करेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस से अंग्रेज। अभी तक नहीं कर रहे थे। हालांकि कैबिनेट मिशन में जरूर रिजेक्ट करेंगे इस बात को लेके, और वो रिजेक्शन होगा जवाहरलाल नेहरू की वजह से, क्योंकि लेबर पार्टी सत्ता में थी। फिर याद दिलाऊंगा, लेबर पार्टी, इंग्लैंड में चुनाव हुए, लेबर पार्टी जीत के आई। क्लेमेंट एटली इस समय पीएम बनेंगे। तो जब एटली पीएम बनेंगे, एटली के और जवाहरलाल नेहरू के बड़े अच्छे रिश्ते थे। अब पहले भी इंडिया आए थे क्लीमेंट एटली। वहां हम लोगों ने पीछे भी देखा कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसमें जो वो व्हाइट पेपर दिया था वो भी क्लीमेंट एटली ने दिया था। तो चूंकि वो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स के साथ जुड़े हुए थे पहले से ही, तो वो कांग्रेस की जो डिमांड थी उसकी तरफ झुके हुए थे। इसलिए कैबिनेट मिशन रिजेक्ट करेगा अभी आगे पाकिस्तान की डिमांड को। लेकिन फाइनली आगे होगा ही, क्योंकि ब्रिटिश इंटरेस्ट जो था वो बड़ा था, और कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई, और भी बहुत सारे रीजन थे। चलिए, वॉवेल प्लान को हम लोग लिख लेंगे कल, है ना? मेरी बात समझ में आई है? क्लियर है? भारत का बंटवारा किन परिस्थितियों में हुआ? हम लोग अभी तक केवल इंटरनल परिस्थितियों को देखते हैं कि भारत में क्या परिस्थितियां थी, मुस्लिम लीग मांग कर रही थी, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, कांग्रेस को भी ये लगा कि ये सब बड़ा खराब हो रहा है, ब्ला 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 चीजें। कभी हम लोगों ने, और ना तो पढ़ाया जाता ये, और ना ही कोई जानने की कोशिश करता, हम ब्रिटेन की स्थिति को नहीं समझते, जबकि बंटवारा तो वही करके गए। तो आप ये तो देखो कि ब्रिटेन की स्थिति को भी समझना होगा, तभी तो निर्णय ले पाएंगे, कि तभी उस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्यों किया उन लोगों ने। यूरोप में क्या स्थिति थी, ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल ऑर्डर किस तरीके से बन रहा था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इस सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। तब जो वो कंक्लूजन निकलेगा तब वो रियल होगा, अदरवाइज तो वो केवल एक पक्षीय होगा। है ना? चलो, क्लियर।